नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 21वें लेक्चर में आपका स्वागत है। वैसे तो आज सैटरडे है, हमारा आंसर राइटिंग का सेशन होता, लेकिन पहले हम होप्स को कंप्लीट करेंगे और आंसर राइटिंग का सेशन हमारा कल होगा, यानी संडे को। होप्स से संबंधित कल हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ नेचर को, यानी वो सिचुएशन जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में मैन का आपस में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। परमानेंट बेसिस पे कोई मैन प्लेजर को परस्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि कोई दूसरा पर्सन जिसके पास ज़्यादा पावर हो वो मेरी पोसेशन को मुझसे छीन ना ले। तो स्टेट ऑफ नेचर एक पेनफुल सिचुएशन है होब्स के अनुसार। यहाँ पर कोई कॉमन लॉ नहीं है, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, कोई कॉमन सोवरिन पावर नहीं है। हर एक मैन अपने आप में सोवरिन है। जैसे देखो, अभी हमारे राज्यों में पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई है, यानी कॉमन लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हैं। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा नहीं होता। स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, हर एक मैन अपने आप में पुलिस है। हर एक मैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पोसेशन की, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करे। हर मैन अपने आप में जुडिशरी है, क्योंकि कोई कॉमन जुडिशरी नहीं है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही स्टेट का निर्माण होता है, क्योंकि सभी मैन, सभी ह्यूमन बींग्स परेशान हैं कि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। अवॉइड कैसे किया जा सकता है? अवॉइड तब किया जा सकता है जब कोई कॉमन अथॉरिटी होगी लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, ताकि एक कॉमन अथॉरिटी लॉ को इन्फोर्स करेगी, लैंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, और बाकी सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बिना डर के अपनी अपनी पोसेशन को सेफ रख सकेंगे और प्लेजर को परस्यू कर सकेंगे। डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है हमारी तरफ से कोई और अथॉरिटी हमारी सुरक्षा कर रही है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किया जाता है होप्स के द्वारा। होप्स का देखो ये मानना है, अगर स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ह्यूमन बींग्स के बीच, यानी मैन के बीच, और स्टेट का निर्माण होता है। तो अब देखो, स्टेट का निर्माण हो चुका है, तो स्टेट के पास पूरी पावर होनी चाहिए लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। लैंड ऑर्डर के संदर्भ में स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। सोच के देखिए, अभी हमारे देश में कोई यूं बोलेगा कि मैं सरकार के ऑर्डर को नहीं मानूंगा, यानी इंडिया के स्टेट का जो रूल है उनको नहीं मानूंगा, तो कैसे काम चलेगा? अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर में। यानी एक जगह पे एक ही एंटिटी सोवरिन हो सकती है, एक ही जगह पे दो सोवरिन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में कई सारे लोग बोले मैं गवर्नमेंट की बात नहीं मानूंगा, इंडिया की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने आप में सोवरेन हूं। फिर क्या फायदा उस चीज का? स्टेट का निर्माण हुआ ही क्यों था? हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में ये लिखा गया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, यानी हम सब ने मिलके अपने जो राइट्स हैं, सोवरेनिटी है, वो छोड़ दी है। सोवरेनिटी हमने दे दी है इंडिया को, और इंडिया को चलाने के लिए ही सरकार चुनी जाती है। समझ गए आप? तो होप्स के द्वारा यूं कहा जाता है, अगर स्टेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो फिर काफी सारी सोवरेनिटीज होंगी एक जगह पे, काफी सारी सोवरेन एंटिटीज होंगी, तो फिर तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, यानी स्टेट ऑफ नेचर फिर से आ जाएगा, एनार्की फिर से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या हैं? देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, विभिन्न ह्यूमन बींग्स, विभिन्न मैन आते हैं और सभी आपस में डिसाइड करते हैं कि हम सब अपने अपने राइट्स छोड़ते हैं, अपनी अपनी सोवरेनिटी छोड़ते हैं और सोवरेनिटी देते हैं किसी थर्ड पार्टी को। और वो थर्ड पार्टी क्या है? वो थर्ड पार्टी स्टेट है। यहां पे एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। जो किसी रीजन में मैन रह रहे थे, उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट शामिल नहीं था, लेकिन सभी मैन ने मिलकर डिसाइड किया कि सभी मैन अपने अपने सोवरेनिटी छोड़ देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को सोवरेनिटी दे देते हैं। उसी थर्ड पार्टी का नाम है स्टेट। अब सिर्फ स्टेट के पास सोवरेनिटी होगी और वही स्टेट सबकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, वही स्टेट सबके लिए लैंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। देखो, होप्स के अनुसार स्टेट का निर्माण जो इस प्रकार से होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, वो स्टेट एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट नहीं होगा, वो स्टेट एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगा,
वो स्टेट एब्सोल्यूट स्टेट होगा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिस स्टेट का निर्माण होगा वो जनता को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। होब्स का ऐसा कुछ मकसद नहीं था स्टेट के निर्माण से। होब्स ये भी कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी सोवरेनिटी अब छोड़ चुके हैं। अब सोवरेनिटी है सिर्फ स्टेट के पास। स्टेट का काम है इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और इसी वजह से सभी इंडिविजुअल्स ने अपनी अपनी सोवरेनिटी, अपने अपने अधिकार छोड़े हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो, हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम सब ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम स्टेट का निर्माण करते हैं, इंडिया का निर्माण करते हैं, और इंडिया को कैसा चलाया जाएगा वो सब चीज़ें लिखी गई हैं, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं संविधान में। होब्स के अनुसार जो स्टेट है वो मेनली पुलिस स्टेट है। स्टेट का मेन मकसद है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वेलफेयर स्टेट नहीं है, यानी जो लोग गरीब हैं उनकी लाइफ स्टेटस को ऊपर उठाना, ऐसा कोई मकसद नहीं है स्टेट का। होब्स के अकॉर्डिंग स्टेट का मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना। यानी आप कह सकते हो स्टेट का मिनिमम फंक्शन है फिजिकल सिक्योरिटी, ना कि सोशल सिक्योरिटी। ये लाइन काफ़ी अच्छी है। मिनिमम फंक्शन स्टेट का है फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ना कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनमें सुधार लाना। तो इस प्रकार से हमने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिससे स्टेट का निर्माण होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की। अब आउटकम की बात करते हैं। आउटकम वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं तो फिर से बता देता हूँ। होब्स की देखो एक स्टेटमेंट है, आई ऑथराइज एंड ट्रांसफर ऑल ऑफ माई राइट्स टू द स्टेट ऑन द कंडीशन यू ट्रांसफर ऑल ऑफ योर राइट्स टू द स्टेट। इस लाइन का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए ये रीजन है और यहाँ पे 100 मैन रहते हैं, 100 ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते हैं। होब्स कहते हैं मैं अपने राइट्स तभी छोड़ूंगा, इसी शर्त पर छोड़ूंगा, बाकी ह्यूमन बींग्स जो इस रीजन में रहते हैं वो भी अपने राइट्स छोड़ें, और सभी ह्यूमन बींग्स अपने राइट्स छोड़ के एक थर्ड पार्टी को अपने राइट्स दें, और वो थर्ड पार्टी होगा स्टेट। यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम है ना। अब देखो स्टेट का निर्माण कैसे हुआ है, जब सभी ह्यूमन बींग्स ने अपने अपने राइट्स, अपनी अपनी पावर्स छोड़ी है, तभी स्टेट का निर्माण हुआ है ना। इसलिए स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सभी ह्यूमन बींग्स की पावर जो है वो स्टेट में सम्माहित है, यानी सभी मैन ने अपनी पावर्स छोड़ी और उन्हीं सभी पावर्स को मिलाया गया तो स्टेट का निर्माण हुआ। इसलिए होब्स के अनुसार स्टेट लेवियाथन है, यानी सी मॉन्स्टर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है स्टेट अपने आप में। होब्स बात करते हैं स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की, यानी इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं हैं स्टेट के सामने, स्टेट जो बोलेगा वही लॉ है। लेकिन देखो एक बात होब्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जरूर क्लैरिफाई करते हैं कि होब्स जब एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं तो होब्स टोटलिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक स्टेट की बात नहीं करते। एब्सोल्यूट स्टेट की जब होब्स बात करते हैं, होब्स का कहने का मतलब ये होता है कोई दूसरी अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल चर्च या फिर कोई भी दूसरी एंटिटी की नहीं चलेगी स्टेट के सामने। स्टेट एकमात्र सोवरेन पावर होगा इस रीजन में, जिस रीजन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये कहने का मकसद था होब्स का जब वो बात करते हैं स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की, ना कि टोटलिटेरियन स्टेट, वो स्टेट जो जनता को एक्सप्लॉइट करता है। स्टेट के पास पावर भी होंगी, अगर कोई नागरिक स्टेट के बनाए हुए कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी सभी चीज़ों में स्टेट की चलेगी, चर्च की नहीं चलेगी। स्टेट अपनी अथॉरिटी को चर्च के साथ शेयर नहीं करेगा, रिलीजन के साथ शेयर नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो पादरी है वो स्टेट ही होगा। तो इस प्रकार से हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम को डिस्कस किया और ये भी जाना जब होब्स बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेट या फिर लेवियाथन, तो एब्सोल्यूट स्टेट से होब्स का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की। काफ़ी बार देखो विवाद होता है इस बात का कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कौन है। मैकियावेली को जब हमने डिस्कस किया था तो उस समय में भी हमने जाना था, कुछ लोग मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोग कॉन्टेस्ट भी करते हैं। वो कहते हैं मैकियावेली नॉन मेडिवल और ए मॉडर्न थिंकर हैं, यानी पूरी तरह से मॉडर्न थिंकर नहीं है मैकियावेली।
होब्स के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं होब्स फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं जीन बोडिन एक थिंकर हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। जीन बोडिन मॉडर्निटी के गेट पे खड़े हैं। मान लीजिए ये मॉडर्निटी का गेट है, इस पर जीन बोडिन खड़े हैं, लेकिन जीन बोडिन एंटर नहीं कर पाते मॉडर्निटी के अंदर, और उससे पहले ही थॉमस होब्स जंप कर जाते हैं गेट के अंदर। ये तो देखो एक मेटाफोर है, कहने का एसेंस ये है कि जीन बोडिन ऑलमोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं, लेकिन फिर भी एक दो बातें ऐसी बोल देते हैं जीन बोडिन जो कि मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। समझ गए? यानी जीन बोडिन सीनियर हैं थॉमस होब्स से, और ऑलमोस्ट सारे विचार मॉडर्न एज के हैं जीन बोडिन के, लेकिन फिर भी एक दो जो विचार हैं जीन बोडिन के वो मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जबकि थॉमस होब्स के ज़्यादातर जो मेन विचार हैं वो मॉडर्न एज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकियावेली की, जिनको कुछ लोग फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं। हम रीजंस जानते हैं कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके बेस पे मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जा सकता है, और कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके बेस पे मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं कहा जा सकता। देखो पहले उन आर्गुमेंट्स की बात करते हैं जिनके बेस पे मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जा सकता है। सबसे पहला आर्गुमेंट, मैकियावेली पहले ऐसे सेकुलर थे जिन्होंने नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया, और नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो हमने मैकियावेली के समय डिस्कस किया था। ये मॉडर्न एज का कंसेप्ट है। मैकियावेली पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच सेपरेशन की बात कही। इसी वजह से मैकियावेली को फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। अब हम कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स की बात करते हैं जिसके बेस पे मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं कहा जा सकता। सबसे पहला आर्गुमेंट देखो ये है, मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं, यानी मैनेजमेंट ऑफ पावर की बात तो करते हैं, लेकिन गवर्नेंस की बात नहीं करते हैं। गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें सबसे पहले होब्स के द्वारा की जाती हैं। दूसरा, मैकियावेली देखो एलिटिस्ट थिंकर हैं, मतलब इनइक्वालिटीज को सपोर्ट करते हैं मैकियावेली कहते हैं प्रिंस के अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ हैं और वो कॉमन मैन से अलग हैं। जब इस प्रकार की बातें मैकियावेली करते हैं तो इसका मतलब मैकियावेली ह्यूमन बींग्स को इक्वल नहीं मानते, जो कि मॉडर्न एज का एक फीचर है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, मॉडर्न एज का कोर कंसेप्ट है स्टेट की सोवरेनिटी, और नेशन स्टेट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोवरेनिटी। याद कीजिए मैकियावेली के समय हमने क्या डिस्कस किया था। स्टेट के लिए 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। नंबर 1 सोवरेनिटी, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे टेरिटरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट नेशन स्टेट का है सोवरेनिटी, लेकिन मैकियावेली सोवरेनिटी के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मैकियावेली को मॉडर्न एज का थिंकर नहीं कहा जा सकता, नॉन मेडिवल और ए मॉडर्न थिंकर कहा जा सकता है। अब हम दूसरे कंटेस्टेंट की बात करते हैं, जीन बोडिन। जीन बोडिन पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने स्टेट की सोवरेनिटी की बात करी, यानी जीन बोडिन के अनुसार स्टेट एक सुप्रीम पावर है। स्टेट के आगे सिटीजन्स की और सब्जेक्ट्स की नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट की चलेगी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, सोवरेनिटी जो है मॉडर्न एज का मेन कंसेप्ट है। तो इस आर्ग्यूमेंट के बेस पे कहा जा सकता है जीन बोडिन फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हैं। लेकिन देखो एक जो बहुत मजबूत आर्ग्यूमेंट है जिसके बेस पे कहा जा सकता है जीन बोडिन फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है। जीन बोडिन स्टेट की सोवरेनिटी की बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ सेकुलर स्फीयर में, रिलीजियस स्फीयर में स्टेट की सोवरेनिटी की बात नहीं करते जीन बोडिन कहते हैं अगर रिलीजियस स्फीयर की बात होती है तो चर्च की चलेगी, चर्च के आगे स्टेट की नहीं चलेगी। यानी जो रिलीजियस कस्टम्स हैं उनकी चलेगी, स्टेट द्वारा बनाए गए लॉज की नहीं चलेगी। फिर से बोलता हूँ, जीन बोडिन का ये कहना है, देखो अगर कोई सेकुलर स्फीयर है तो सिटीजन्स के आगे और सब्जेक्ट्स के आगे स्टेट की चलेगी, सिटीजन्स की कुछ नहीं चलेगी, सब्जेक्ट्स की भी नहीं चलेगी। लेकिन रिलीजियस डोमेन में, रिलीजियस स्फीयर में चर्च ने जो बोला या फिर रिलीजन ने जो बोला उसकी चलेगी और स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों की नहीं चलेगी। तो इसका एसेंस ये निकलता है,
स्टेट की सॉवरेनिटी की बात तो करते हैं जीन बोडिन, लेकिन सभी स्फीयर्स में नहीं करते। रिलीजियस स्फीयर्स में रिलीजन ऊपर है, स्टेट नीचे है। इसीलिए जीन बोडिन स्टेट को कंप्लीट सॉवरेनिटी देने को तैयार नहीं है, यानी मेडिवल मेंटलिटी से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए जीन बोडिन। अब हम बात करते हैं तीसरे कंटेस्टेंट की। तीसरे कंटेस्टेंट है होब्स, जिनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। देखो, होब्स ने स्टेट की सॉवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी। होब्स ने कहा स्टेट सुप्रीम पावर होगा हर एक स्फीयर में, चाहे सेकुलर स्फीयर हो या फिर रिलीजियस स्फीयर हो। रिलीजियस स्फीयर में भी स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों की चलेगी, चर्च की नहीं चलेगी। रिलीजियस स्फीयर में स्टेट के सामने, स्टेट के कानूनों के सामने। इसके अलावा होब्स नेशन स्टेट की भी बात करते हैं, होब्स इक्वलिटी की भी बात करते हैं। मैकेवली इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन होब्स कहते हैं सभी ह्यूमन बींग्स बराबर हैं, सभी ह्यूमन बींग्स सिर्फ अपने अपने प्लेजर और पेन को समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्लेजर और पेन को नहीं समझ सकते। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे कहा जा सकता है होब्स फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होब्स ने क्या कुछ कहा लॉ के ऊपर, यानी कानून के ऊपर। होब्स देखो ट्रेडिशन ऑफ पॉजिटिव लॉ से संबंध रखते हैं। कहने का एसेंस ये है, होब्स सिर्फ उन कानूनों को कानून मानते हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी कस्टम हो, कोई भी रिलीजियस लॉ हो, कोई भी चर्च का लॉ हो, उन सबको कानून नहीं मानते होब्स। होब्स दो बातें कहते हैं। एक तो स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए लॉ का, यानी स्टेट से जो बना कानून है सिर्फ वही कानून है। लॉ का स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए, वो है स्टेट। दूसरी बात होब्स ये बोलते हैं स्टेट के पास पावर्स भी होनी चाहिए लॉज को इन्फोर्स करने की। यहाँ पर होब्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इसका सिंपल मतलब देखो ये है, अगर कानून बना दो लेकिन कानून का वायलेशन करने पर सज़ा क्या होगी आप इसका प्रोविज़न मत करो, तो फिर कानून बनाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। आप देख लीजिए, जब भी हमारे देश में कोई एक्ट बनता है पार्लियामेंट का या फिर कोई कानून बनता है, तो साफ साफ ये गिवन होता है अगर कानून का वायलेशन होता है तो कानून का वायलेशन करने वाले को इतने साल की सज़ा होगी, इतना फाइन होगा। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देखो ऐसा प्रोविज़न होगा नहीं तो कोई भी कानून का वायलेशन कर देगा, क्योंकि उसको पता है कुछ होगा तो है नहीं कानून का वायलेशन करने से। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो ट्रिपल तलाक का। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, लेकिन फिर भी ट्रिपल तलाक के केसेस सामने आने लगे। तो स्टेट यानी इसीलिए पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए, और उसमें कहा गया जो हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देगा उसको 3 साल की सज़ा होगी। सज़ा के डर से अब ट्रिपल तलाक के केसेस बंद होंगे। होब्स का ये कहना है, देखो जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, यानी जब स्टेट ऑफ नेचर था तो मैन सोवरिन था, उस समय कोई कॉमन लॉ नहीं था, कॉमन सिविल लॉ नहीं था, लेकिन नेचुरल लॉ जरूर था। नेचुरल लॉ मतलब नेचर का लॉ, जंगल में जिस प्रकार का लॉ होता है उस प्रकार का लॉ जरूर था। नेचुरल लॉ होब्स के अकॉर्डिंग देखो आर्टिकल्स ऑफ पीस हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर रीजन डोमिनेट करता है तो नेचुरल लॉ को ह्यूमन बींग्स फॉलो करेंगे, लेकिन होब्स के अनुसार मैन यूटिलिटेरियन है। मैंस के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर पैशन डोमिनेट करता है, रीजन डोमिनेट नहीं करता है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे प्लेजर लिया जा सके। अगर स्टेट ऑफ नेचर में कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो नेचुरल लॉज को इन्फोर्स कर सके तो स्टेट की आवश्यकता पड़े ही ना, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं जो कि नेचुरल लॉज को इन्फोर्स कर सके। इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और स्टेट का निर्माण होता है। स्टेट का निर्माण एक बार हो जाता है, यानी सभी ह्यूमन बींग्स अपनी अपनी पावर्स को छोड़ देते हैं और स्टेट के अंदर सभी ह्यूमन बींग्स की जो पावर्स हैं वो सम्माहित होती हैं, तो स्टेट जो भी बात बोलेगा वो कानून है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, चर्च का कोई कानून सुपीरियर नहीं होगा स्टेट के कानून से, स्टेट का कानून ही सुपीरियर होगा और स्टेट के पास पावर्स भी होंगी अपने कानूनों को इन्फोर्स करने की। क्योंकि देखो स्टेट का निर्माण होने के बाद भी
कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को फॉलो नहीं करेंगे। वो स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को फोर्स नहीं करेंगे, इसका मतलब वो अपने आप को सॉवरिन डिक्लेयर कर रहे हैं। जबकि एक रीजन में एक ही एंटिटी सॉवरिन हो सकती है, वो है स्टेट। अगर अलग अलग ह्यूमन बींग्स अपने आप को फिर से सॉवरिन डिक्लेयर करने लगेंगे तो यानी स्टेट ऑफ नेचर की तरफ दोबारा हम आ जाएंगे। इसीलिए स्टेट का कर्तव्य बनता है, जो भी अपने आप को सॉवरिन डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, यानी स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को अवहेलना करने की कोशिश करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, तो उसे सबक सिखाया जाए, ताकि कुछ लोगों की वजह से स्टेट ऑफ नेचर फिर से क्रिएट ना हो जाए, एनार्की क्रिएट फिर से ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो जाए जहां पे माइट इज राइट है, यानी सभी मैन सोवरिन हैं, सभी मैन पावर की तरफ भाग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्टेट के पास पावर्स होनी चाहिए ताकि स्टेट अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को इन्फोर्स कर सके। तभी होब्स के द्वारा बोला जाता है, कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तलवार होगी कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए तभी वो कानून है, अदरवाइज वो सिर्फ वर्ड्स हैं। होब्स की देखो ये बातें काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट भी हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले सकते हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखो कन्वेंशंस तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देश उस कन्वेंशन को तोड़ेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है पनिश करने के लिए। इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काइंड ऑफ एनार्की है। माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास पावर्स हैं उसी की चलेगी। इसी वजह से यूएसए के पास पावर्स हैं और यूएसए की चलती है। चाइना अब यूएसए को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएन एक कॉमन अथॉरिटी हो और यूएन के पास पावर्स हों स्टेट्स को पनिश करने की, अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता है तो शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में माइट इज राइट है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो ये हमने डिस्कस किया। होब्स ने क्या कुछ कहा लॉज के बारे में। दो चीज़ें मेन कही, फिर से रिपीट करता हूँ। सिर्फ वही लॉज हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, यानी पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं होब्स। इसके अलावा दूसरी मेन बात जो होब्स के द्वारा बोली जाती है, स्टेट के पास पावर्स जरूर होनी चाहिए लॉज को इन्फोर्स करने की, क्योंकि मैन सेल्फ सेंटर्ड है और मैन नेचर से यूटिलिटेरियन भी है। तो एक टेंडेंसी मैन के अंदर होगी स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को डिसओबे किया जाए, ना माना जाए। तो दो ही ऑप्शन इस सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो स्टेट ऑफ नेचर फिर से आए या फिर एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट मतलब स्टेट के पास पूरी पावर्स हों, और ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल राइट्स स्टेट की पावर्स को लिमिट कर रहे हों या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी स्टेट की पावर्स को लिमिट कर रही हो। नहीं, स्टेट के पास फुल पावर्स। अब देखो स्टेट ऑफ नेचर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, इसलिए दूसरी सिचुएशन को प्रेफर करना ही ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेट। इसी वजह से होब्स एब्सोल्यूट स्टेट की वकालत करते हैं। देखो सारे कंसेप्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पे अब इस कंसेप्ट में वो भी कवर हो गया, स्टेट एब्सोल्यूट, होब्स एब्सोल्यूट स्टेट की वकालत क्यों करते हैं। यहाँ पे ये भी कवर हो गया होब्स ने लॉज के बारे में क्या बोला। तो इसलिए आप टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हमारे होब्स से संबंधित 2-3 टॉपिक बाकी हैं। जैसे होब्स को इंडिविजुअलिस्ट क्यों कहा जाता है, होब्स ने लिबर्टी या फिर राइट टू लाइफ के बारे में क्या बोला, उनको हम कल सुबह डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।